गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। अगले वीडियो में हमने इकाई नंबर 2 एक जगत एक लोक का अभ्यास और स्वाध्याय की चर्चा की थी और आपको गृह कार्य भी दिया गया था। मुझे आशा है कि आप लोगों ने वह गृह कार्य कंप्लीट कर दिया होगा। तो आज हम इस काव्य की भाषा सज्जता देखेंगे। तो आप अपनी किताब निकालिए और इसमें 11वां पेज निकालिए जिस पर भाषा सज्जता दी गई है। सबने किताब निकाली। अब देखिए, इस भाषा सज्जता में हमें आज विराम चिन्ह किसे कहते हैं वो सीखना है। तो सबसे पहले हम विराम चिन्ह की व्याख्या देखेंगे जो आपको ब्रैकेट में दी गई है आपकी किताब में, और यहाँ पर मैंने लिखकर भी दी है। तो इस विराम चिन्ह की व्याख्या को देखिए। किसी भी भाषा को बोलते, पढ़ते और लिखते समय अर्थ को स्पष्ट करने के लिए वाक्यों के बीच या अंत में थोड़ा रुकना पड़ता है। इस रुकावट का संकेत देने वाले लिपि चिन्ह को विराम चिन्ह कहते हैं। क्या कहा गया है विराम चिन्ह की व्याख्या? तो कोई भी भाषा हो वो हम बोलते हैं या पढ़ते हैं अथवा तो लिखते हैं, उस समय उसका जो अर्थ होता है, वाक्य का जो अर्थ होता है उसको स्पष्ट करने के लिए, वाक्य में क्या कहा गया है उसको स्पष्ट करने के लिए वाक्यों के बीच में अथवा तो वाक्य के अंत में, यानी कि वाक्य जब समाप्त होता है उसी समय थोड़ा रुकना पड़ता है। और इस रुकावट का संकेत देने वाले, इस रुकावट के बाद जो चिन्ह लगाया जाता है उसे विराम चिन्ह कहते हैं। तो मैंने आपको एक उदाहरण दिया है, वो देखिए। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। तो आप उदाहरण देखिए। पहले उदाहरण में यानी कि पहले वाक्य में रोको के बाद एक विराम चिन्ह लगाया गया है, उसे अल्प विराम कहते हैं। रोको उसके बाद अल्प विराम लगाया गया है और उसके बाद लिखा गया है मत जाने दो, यानी कि इस वाक्य में रोको के बाद अल्प विराम का चिन्ह है, इसीलिए इसका अर्थ होता है कि किसी को रोकने की बात की गई है। इस वाक्य में किसी को रोकने की बात की गई है, किसी को रोकना है, इसे जाने नहीं देना है। जबकि दूसरे वाक्य में रोको मत के बाद अल्पविराम लगाया गया है, यानी कि उस वाक्य का अर्थ होता है किसी को रोकना नहीं है, उसे जाने देना है। इस प्रकार दोनों वाक्यों में विराम चिन्ह लगाने के कारण उन दोनों वाक्यों का अर्थ बदल जाता है। तो इस प्रकार के चिन्ह को विराम चिन्ह कहते हैं। और हमारी व्याख्या में भी यही ही दिया गया है कि कोई भी भाषा को बोलते समय, पढ़ते समय, लिखते समय इसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए वाक्य के बीच या अंत में रुकना पड़ता है और उसी समय जो चिन्ह लगाया जाता है उसे विराम चिन्ह कहा जाता है। अब विराम चिन्ह के कई प्रकार है, जैसे कि पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नार्थवाचक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, कोष्ठक, अवतरण चिन्ह आदि। और इन विराम चिन्हों का कोष्ठक में किस प्रकार चिन्ह होता है
वो भी बताया गया है। तो सबसे पहले हम पूर्ण विराम देखेंगे और इसका चिन्ह किस प्रकार का है। तो एक लकीर खींची जाती है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पूर्ण विराम कहते किसे है। तो 11वें पेज पर आप अपनी किताब में देखिए। पूर्ण विराम, पूर्ण यानी कि समाप्त और विराम यानी कि रुकना। वाक्य जब पूर्ण होता है उसके बाद जो चिन्ह लगाया जाता है उसे पूर्ण विराम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पूर्ण विराम कहते हैं। पढ़ते समय जिस स्थान पर वाक्य पूर्ण होता है वहां पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। हमें उदाहरण दिया गया है। मोहन ने पत्र लिखा वहां पर वाक्य पूर्ण हो जाता है, इसीलिए वहां पर पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। हम देख रहे हैं वाक्य में। दूसरा उदाहरण, सीता स्कूल नहीं गई। गई के बाद पूर्ण विराम का चिन्ह दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार इन दोनों वाक्य में पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया गया है। अब हम देखेंगे दूसरा, अल्प विराम। अल्प विराम का चिन्ह देखिए किस प्रकार का है और अल्प विराम किसे कहते हैं। तो वाक्य पढ़ते समय जहां थोड़ी देर के लिए रुकना है, अल्प विराम का नाम ही ऐसा है। अल्प यानी कि थोड़ा और विराम यानी कि रुकना। वाक्य पढ़ते समय जहां थोड़ी देर के लिए रुकना है वहां अल्प विराम लगाया जाता है। जैसे उदाहरण दिए हैं, राम, सीता और मोहन घर गए। राम के बाद हमें रुकना है, इसीलिए वहां अल्प विराम लगाया गया है। सीता और मोहन घर गए। दूसरा उदाहरण, रोको मत, जाने दो। हमने आगे देखा ही है, मत के बाद अल्प विराम का चिन्ह लगाया गया है। इस प्रकार वाक्य को पढ़ते समय जहां पर थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ता है उसे अल्प विराम कहते हैं। आगे देखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह। उसका चिन्ह देखिए, प्रश्नवाचक का किस प्रकार का है चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह किसे कहते हैं। तो किसी व्यक्ति से कोई जानकारी प्राप्त करने के हेतु उपयोग में लिए जाने वाले वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। यानी कि किसी को प्रश्न सूचित करने के लिए जो चिन्ह लगाया जाता है उसे प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। हम किसी को पूछते हैं, हमें यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, क्या तुम विद्यालय गए थे, क्या तुम स्कूल गए थे। थे के बाद जो चिन्ह लगाया गया है उसे प्रश्नार्थ चिन्ह कहते हैं। दूसरा उदाहरण है, तुम क्या करते हो। उसके बाद जो चिन्ह लगाया गया है उसे प्रश्नार्थवाचक चिन्ह कहते हैं। अब आगे देखिए, विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह किस प्रकार का है। तो एक लकीर है और नीचे डॉट दिया गया है। विस्मयादि बोधक चिन्ह किसे कहते हैं। तो बात करते समय कभी कभी हम हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा, सुख,
दुख आदि भावों को प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, जैसे अरे, उसके बाद विस्मय आदि बोधक चिन्ह है। बाप रे, वाह, शाबाश, आहा, ये सब विस्मय आदि बोधक चिन्ह है। इसे आश्चर्य सूचक चिन्ह भी कहते हैं और गुजराती में हम उसे उद्गार चिन्ह कहते हैं। तो जब ऐसे खुशी के भाव, घृणा के भाव, आश्चर्य के भाव, सुख दुख के भाव व्यक्त करने होते हैं, तब यह चिन्ह लगाया जाता है। उदाहरण दिया गया है, वाह, आपने तो कमाल कर दिया। वह के बाद लगाया गया है विस्मय आदि बोधक चिन्ह। वाह, आपने तो कमाल कर दिया, यानी कि इस वाक्य में खुशी के भाव को व्यक्त किया गया है। दूसरा उदाहरण है, अरे क्या हो गया। अरे के बाद विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगाया गया है, क्योंकि इस वाक्य में से आश्चर्य का भाव प्रकट होता है। तो ऐसे वाक्यों में लगाए जाने वाले चिन्ह को विस्मय आदि बोधक चिन्ह कहते हैं। अब योजक चिन्ह किसे कहते हैं वह देखेंगे। योजक चिन्ह कैसा होता है, तो छोटी लकीर होती है। योजक चिन्ह का प्रयोग सामासिक शब्दों को जोड़ने के लिए होता है, यानी कि दो शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दो शब्द कैसे है, तो सुख दुख, सुख दुख के बीच में योजक चिन्ह लगाया गया है। दूसरा शब्द है माता पिता, माता पिता, माता योजक चिन्ह पिता। तीसरा है पाप पुण्य, पाप के बाद योजक चिन्ह लगाया गया है। चौथा शब्द है देश विदेश, देश के बाद योजक चिन्ह लगाया गया है। उसका उदाहरण भी हमें दिया गया है, सबके जीवन में सुख दुख आते हैं। सुख के बाद है ना योजक चिन्ह, तो इस प्रकार का योजक चिन्ह होता है। माता पिता की सेवा ही सच्ची पूजा है, माता के बाद लगाया गया है योजक चिन्ह। तो इस प्रकार के वाक्य में योजक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। अब आगे देखिए निर्देशक। निर्देशक का चिन्ह योजक चिन्ह से थोड़ी लंबी लकीर खींचनी है और उसका प्रयोग कहाँ होता है, तो निर्देशक चिन्ह का प्रयोग वाक्य में बात को स्पष्ट करने के लिए होता है। वाक्य में किसी भी बात हो उसे स्पष्ट करने के लिए इस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। मोहन अपने मित्रों से कहते हैं, इसके बाद निर्देशक चिन्ह लगाया गया है, यानी कि लकीर खींची गई है और आगे लिखा गया है राकेश आकाश अविनाश से रुपये मांगी। पहला उदाहरण दिया गया है ग्राहक, ग्राहक कहता है, इसके बाद निर्देशक का चिन्ह है, इस पुस्तक का क्या मूल्य है। तब दुकानदार कहता है, इसके बाद निर्देशक का चिन्ह है, यह 25 रुपये की है। तो इसे निर्देशक चिन्ह कहा जाता है। आगे देखिए कोष्टक, इसका उपयोग हम कई बार करते हैं। कोष्टक का चिन्ह दिखाई दे रहा है ना। किसी भी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक का प्रयोग होता है। कोई भी शब्द हो उसका अर्थ क्या होता है वो हम कोष्टक में लिखते हैं। यहाँ पर उदाहरण दिया गया है अध्ययन। अध्ययन शब्द का अर्थ क्या होता है, पढ़ना। अध्ययन यानी कि पढ़ना, तो उसको
कोष्टक में लिखा गया है। हर क्षेत्र में लाभ देता है। अध्ययन यानी कि पढ़ना हर क्षेत्र में लाभ देता है। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण, विरुद्धार्थी। विरुद्धार्थी शब्द को हम क्या कहते हैं? विलोम शब्द। तो उसे भी कोष्टक में रखा गया है। विरुद्धार्थी विलोम शब्द लिखिए। तो इस प्रकार के वाक्य को लिखने के लिए कोष्टक का उपयोग किया जाता है। आगे देखिए, अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह के दो प्रकार है, इकहरा और दोहरा। इकहरा जिसको हम गुजराती में सिंगल अवतरण चिन्ह कहते हैं, यानी कि एक एक ही अवतरण चिन्ह होता है। इकहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग किसी के उपनाम, रचना या पुस्तक के शीर्षक आदि को उद्धृत करते समय किया जाता है। उदाहरण दिया गया है, समझदार नन्ही। समझदार नन्ही ये हमारे पाठ का शीर्षक है। तो इसको लिखने के लिए इकहरा अवतरण चिन्ह लगाया गया है। समझदार नन्ही के पास इकहरा अवतरण चिन्ह लगाया गया है। समझदार नन्ही पाठ के लेखक है शंकर सुल्तानपुरी। दूसरा उदाहरण, सूर्यकांत त्रिपाठी का उपनाम क्या है? निराला। तो निराला को इकहरा अवतरण चिन्ह में रखा गया है। तो इसे इकहरा अवतरण चिन्ह कहते हैं। अब दोहरा अवतरण चिन्ह, जिसे हम गुजराती में डबल अवतरण चिन्ह कहते हैं। किसी व्यक्ति के कथन को मूल रूप में उद्धृत करने के लिए दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण में दिए गए हैं, महात्मा गांधी जी ने कहा है कि, इसके बाद रुकना है। महात्मा गांधी जी ने कहा है कि, क्या कहा है? तो प्रार्थना ही आत्मा की खुराक है। प्रार्थना ही आत्मा की खुराक है, उसको दोहरे अवतरण चिन्ह में रखा गया है। दोहरे अवतरण चिन्ह में रखा गया है। दूसरा उदाहरण, शास्त्री जी ने नारा दिया। शास्त्री जी ने नारा दिया। क्या नारा दिया? जय जवान जय किसान। तो उसको भी दोहरे अवतरण चिन्ह में रखा गया है। तो इस प्रकार कथन को मूल रूप में उद्धृत करने के लिए इस दोहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार हमने सारे विराम चिन्ह देखे, किस प्रकार लिखना है वो भी देखा। अब आप 13वें पाने पर देखिए, उस पर 8वां प्रश्न दिया गया है। 8वां प्रश्न, उसमें लिखा गया है, वाक्यों में विराम चिन्ह लगाइए। वाक्यों में विराम चिन्ह लगाइए। हमने विराम चिन्ह सीखा है। अब इस विराम चिन्ह को लगाना है। किस प्रकार लगाना है वो हमें लिखना है। पहला है, छी छी तुमने यह क्या किया। तो इसमें विराम चिन्ह लगाना है। छी के बाद विस्मय आदि बोधक चिन्ह यानी कि आश्चर्य चिन्ह। फिर छी दिया गया है, उसके बाद भी आश्चर्य चिन्ह आएगा। तुमने यह क्या किया, किया के बाद फिर विस्मय आदि बोधक चिन्ह। इस प्रकार तुम्हें विराम चिन्ह लगाने हैं। दूसरा है, वैशाली ने मयंक से कहा घर चलो। वैशाली ने मयंक से कहा, उसके बाद कौन सा चिन्ह लगाया गया है? अल्प विराम। और घर चलो इसको किस में रखा गया है? तो दोहरे अवतरण चिन्ह में। तीसरा, वाह मजा आ गया।
वह के बाद कौन सा चिन्ह लगाया गया है? तो आश्चर्य चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया गया है। मजा आ गया, उसके बाद भी आश्चर्य चिन्ह ही लगाना है। चौथा उदाहरण, अरे तुम नहीं गए। अरे के बाद फिर से आश्चर्य चिन्ह लगाना है। तुम नहीं गए, उसके बाद फुल स्टॉप लगाना है, यानी कि पूर्ण विराम लगाना है। इन 4 उदाहरणों के बाद आपको और भी उदाहरण दिए गए हैं, उसमें आपको खुद विराम चिन्ह लगाना है और होमवर्क में लिखना है। अब आगे योग्यता विस्तार दिया गया है, उसमें आपको एक चित्र बताया गया है। उस चित्र में आपको जो भी रंग पसंद है वो भरना है। वो आप अपनी पाठ्य पुस्तक में रंग कर सकते हैं। इस प्रकार जो हमारा विराम चिन्ह का टॉपिक है उसे आप अपने हिंदी की नोटबुक में अच्छे अक्षरों से लिख देना। थैंक यू।